नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। अब व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ होती हैं वो 3 होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं? 3 विधियाँ, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी। इनके अंतर्गत भी कई विधियाँ आती हैं। तो व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ हैं, पहली है आत्मनिष्ठ, दूसरी वस्तुनिष्ठ और तीसरी प्रक्षेपी। हम यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं कि किन चीज़ों को आज हम पूरे वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आत्मनिष्ठ विधि में हम अंतर्दर्शन और आत्मगाथा विधि, वस्तुनिष्ठ विधि में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परसूची, रेटिंग स्केल, समाज में विधि, ये आ जाती हैं वस्तुनिष्ठ विधियाँ। इसके बाद आ जाती हैं प्रक्षेपी विधियाँ। इसमें IVT, TAT, CAT, WAT और SCT ये परीक्षण हैं और ये है सब व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। इनको कहते हैं प्रक्षेपी विधियाँ, ये वस्तुनिष्ठ विधियाँ और ये आत्मनिष्ठ विधियाँ। इनको हम अपने इस टॉपिक में कवर करेंगे पूरा। तो चलिए हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियाँ के अंतर्गत अंतःदर्शन विधि किसे कहते हैं? तो व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियाँ होती हैं? व्यक्तित्व मापन की 3 विधियाँ होती हैं। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियाँ होती हैं? 3 विधियाँ, जिसमें आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी विधि है। ठीक है, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी विधि। अब आत्मनिष्ठ विधि में, आत्मनिष्ठ जो विधि होती है उसके अंतर्गत क्या हो जाता है कि इस विधि में विषय व मूल्यांकन करता स्वयं ही विषय ही होता है। ठीक है, इस विधि में मतलब जो विषय का मतलब है जिस व्यक्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है। ठीक है, जिस व्यक्ति का हम मूल्यांकन करना चाहते हैं तो विषय और मूल्यांकन करता स्वयं ही विषय ही होता है, मतलब व्यक्ति अपना मूल्यांकन स्वयं ही करता है। ठीक है, इसके बाद विषय की राय मूल्यांकन को प्रभावित करती है। अब व्यक्ति अपने विषय में कैसी भी राय रख सकता है, किसी भी तरीके की राय व्यक्त कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें व्यक्ति निष्ठता पाई जाती है, वस्तु निष्ठता का अभाव होता है। इसमें व्यक्ति अपनी बात को मतलब अपने जीवन के बारे में सही से सच्चाई से नहीं बात करता है, इसलिए इसमें व्यक्ति निष्ठता पाई जाती है, वस्तु निष्ठता का इसमें अभाव होता है। तो आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत क्या होता है कि विषय व मूल्यांकन करता व्यक्ति स्वयं ही होता है। ठीक है, तो वो जो जिसमें विषय स्वयं ही अपना मूल्यांकन करे वो आत्मनिष्ठ विधियाँ होती हैं। अब इसके अंतर्गत आत्मनिष्ठ विधि में पहली जो विधि आ जाती है वो आ जाती है अंतःदर्शन विधि। ठीक है, अंतःदर्शन विधि का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ झांकना या अंतःकरण की ओर झांकना। ठीक है, मतलब अपने अंदर देखना। ठीक है, अंतःदर्शन विधि का मतलब क्या हो गया? अंदर की तरफ झांकना या अंतःकरण की ओर झांकना। अब इसमें क्या होता है? इसमें विषय स्वयं की योग्यताओं तथा निर्योग्यताओं के बारे में अचेतन मन की अनुभूतियों को प्रकट करता है। अचेतन मन की जो उसके मन में कहीं दबी हुई होती हैं, दमित इच्छाएं जहां होती हैं, उन अनुभूतियों को वह प्रकट करता है तथा अनुभूतियों के आधार पर स्वयं का आकलन करता है। ठीक है, मतलब व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को प्रकट करता है और उन अनुभूतियों के आधार पर स्वयं का आकलन खुद करता है। ठीक है, तो जो ये हो जाती है अंतःदर्शन विधि, जिसमें व्यक्ति अपने बारे में अपना आकलन स्वयं करता है, अपनी योग्यता और नियोग्यताओं को स्वयं देखता है। ठीक है, और अपना आकलन करता है। अब इस विधि का एक दोष भी होता है। दोष क्या होता है? इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है और व्यक्ति निष्ठता का पाया जाना, मतलब व्यक्ति निष्ठता इसमें ज्यादा पाई जाती है। व्यक्ति अपने बारे में अच्छे विचार रखना चाहता है तो अच्छे रखता है, बुरे रखना चाहता है बुरे रखता है। ठीक है, तो वो अपने बारे में अपने विचार स्वयं रखता है और अपने बारे में कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ विचार नहीं रखता है। ठीक है, तो ये अंतःदर्शन विधि का दोष होता है। इसके बाद दूसरी आत्मनिष्ठ जो विधि आ जाती है वो आ जाती है आत्मगाथा विधि। आत्मगाथा विधि यानी जीवन गाथा। ठीक है, इसमें विषय अपने जीवन में घटित पूर्व घटनाओं, मतलब उसके जीवन में जो पूर्व में कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ संत स्मरण व पूर्व अनुभवों को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध करता है। मतलब क्रम के द्वारा, मतलब किस बात कब कौन सी घटना हुई उस तरीके से अपने उस घटना को लिपिबद्ध करता है, लिखता है। ठीक है, आत्मगाथा, जीवन गाथा, लोग अपनी जीवन गाथा लिखते हैं उसी तरीके से। तो विषय अपने जीवन में पूर्व घटनाओं, संस्मरण व पूर्व अनुभवों को लिपिबद्ध करता है, क्रमबद्ध तरीके से करता है। ठीक है, इसकी भी एक दोष पाया जाता है। क्या है? व्यक्ति निष्ठता का पाया जाना। व्यक्ति अपना वर्णन अपने तरीके से ही करता है और दूसरे व्यक्ति की राय, हर व्यक्ति के बारे में दूसरी होती है, लेकिन अपने राय अपने व्यक्ति अपने तरीके से अलग होती है। ठीक है, इसमें भी वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। तो आत्मनिष्ठ विधि में 2 विधियां होती हैं, अंतःदर्शन विधि और आत्मगाथा विधि। ठीक है, आत्मगाथा विधि या जीवन गाथा विधि।
अगली जो हम पढ़ेंगे वो है वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत क्या आ जाता है, इसमें विषय व मूल्यांकनकर्ता अलग अलग होते हैं, ठीक है। आत्मनिष्ठ विधि में क्या होता है, मूल्यांकनकर्ता विषय मतलब खुद होता है, अपना मूल्यांकन व्यक्ति स्वयं करता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें मूल्य विषय अलग होगा, मूल्यांकन मतलब जिसका मूल्यांकन किया जाएगा वो व्यक्ति अलग होगा और जो मूल्यांकन करेगा वो व्यक्ति अलग होगा। तथा विषय की राय मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती, यानी जो व्यक्ति है उसकी राय अपने बारे में क्या है, उससे मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मूल्यांकन करता मतलब अपने द्वारा उस व्यक्ति का मूल्यांकन करता है, उसके विषय उसके बारे में अपनी राय रखता है, ठीक है। क्योंकि विषय की वस्तुनिष्ठता व्यक्तिनिष्ठता का अभाव होता है, इसमें विषय की अपनी व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है, ठीक है। इसका दोष क्या है, इस विधि का भी दोष है। इसमें क्या होता है, मूल्यांकनकर्ता की आत्मनिष्ठता मूल्यांकन को प्रभावित कर सकती है। अब इसमें अगर मूल्यांकनकर्ता आत्मनिष्ठता से मूल्यांकन करेगा, अपने अनुसार मूल्यांकन करेगा, मतलब उसके विषय के पक्ष को सही से नहीं रखेगा, तो ये उस मूल्यांकन को प्रभावित कर देता है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ विधियों में क्या होता है कि विषय अलग होता है और मूल्यांकनकर्ता अलग होता है। अब वस्तुनिष्ठ विधि में जो पहली विधि आ जाती है वो आ जाती है अवलोकन विधि या बहिर्दर्शन विधि, ठीक है। अवलोकन विधि के अंतर्गत क्या आता है हम डिटेल में जान लेते हैं। इस विधि में मूल्यांकनकर्ता लंबे समय तक अवलोकन या निरीक्षण करता है, ठीक है। इसमें वस्तुनिष्ठ विधियों में मूल्यांकनकर्ता अलग है और विषय अलग है, जिसका मूल्यांकन किया जाना है उसको हम विषय कह रहे हैं, ठीक है। तो जिसका मूल्यांकन किया जाना है वो व्यक्ति अलग है और मूल्यांकन अलग व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। तो इस विधि में मूल्यांकनकर्ता क्या करता है, लंबे समय तक अवलोकन या निरीक्षण करता है। किसका निरीक्षण करता है, जिस व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाना है। तथा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विषय को यह आभास ना हो कि उसका अवलोकन किया जा रहा है, मतलब उसको ऊपर नजर रखी जा रही है, उसकी गतिविधियों को देखा जा रहा है, उसको किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, इन चीज़ों का उसको ज्ञान ना हो, मतलब उसको पता ना चले इन चीज़ों का कि उसको अवलोकन किया जा रहा है। यदि विषय को इसका आभास हो जाएगा, अब इसका मतलब क्या है कि अगर उसको पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका व्यवहार कृत्रिम हो जाएगा। मतलब अगर हमको ये लगे कि हमें कोई नोटिस कर रहा है, कोई देख रहा है, तो हम ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपनी बुराइयों को छुपा लेते हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां होती हैं, कमियां होती हैं, उनको हम छुपा लेते हैं। लेकिन अगर हमको नहीं पता है कि कोई हमारा अवलोकन कर रहा है, कोई देख रहा है, तो हम अपने जैसे हैं वैसे ही बनकर रहते हैं, तो उससे निरीक्षण या मूल्यांकन अच्छे से हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मूल्यांकनकर्ता को जो विषय होता है उसको आभास हो जाए कि उसका व्यवहार तो कृत्रिम हो जाता है, ठीक है, बदल जाता है और मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। मूल्यांकन करना कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको आभास नहीं होना चाहिए कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। तो ये हो जाती है अवलोकन विधि, ठीक है। इसका एक दोष क्या है, अवलोकन विधि का दोष है लंबे समय तक चलने वाली विधि। अब हम किसी के बारे में अगर कोई राय प्रकट करेंगे, किसी चीज को हम रखेंगे, तो हम अवलोकन करेंगे तो उसको लंबे समय तक उसका अवलोकन करते हैं, जैसे 4 दिन 5 दिन महीने भर 2 महीने, उसके बाद हम उसके जो उसका वो होता है व्यक्तित्व, उसके बारे में उसका पता लगा सकते हैं। अब हमारी दूसरी जो वस्तुनिष्ठ विधि है उसके अंतर्गत आ जाती है साक्षात्कार विधि, ठीक है। दूसरी हमारी विधि साक्षात्कार विधि। तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य सुनियोजित उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप साक्षात्कार होता है, ठीक है। इसका दायरा निश्चित होता है। साक्षात्कार आप लोग देखते हो, इंटरव्यू, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, उससे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सामान्यतः ये 3 प्रकार का होता है, संरचित, असंरचित और अर्ध संरचित, ठीक है। कुछ साक्षात्कार ऐसे होते हैं जो संरचित होते हैं, कुछ असंरचित और कुछ अर्ध संरचित। इनको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। संरचित साक्षात्कार वो साक्षात्कार होते हैं, इंटरव्यू आप लोगों ने देखे होंगे, टीवी पे चलते ही रहते हैं, ठीक है। जो हमारे न्यूज़ चैनल होते हैं उन पे दिखाए जाते हैं कि किसी भी इस व्यक्ति का इंटरव्यू आ रहा है, इस व्यक्ति का इंटरव्यू आ रहा है। तो इसमें ये इंटरव्यू जो साक्षात्कार होते हैं, इसके द्वारा भी हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। तो संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत क्या आ जाता है, यह साक्षात्कार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के साथ पूर्व नियोजित होता है, इसका दायरा निश्चित होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पूर्व से निर्धारित किया जाता है, नियोजित किया जाता है और उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि इस विषय में हमें विषय से बात करनी है, इतना पूछना है, इतना नहीं पूछना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा साक्षात्कार आ जाता है असंरचित साक्षात्कार। इसके अंतर्गत क्या आता है कि यह साक्षात्कार में सर्वोत्तम है, ठीक है। असंरचित साक्षात्कार को सर्वोत्तम साक्षात्कार बताया गया, क्यों,
जिसमें शिक्षक स्वतंत्र होता है, मतलब पूछने वाला मूल्यांकन करता, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न पूछ सकता है, इसका आयाम या दायरा विस्तृत होता है। इस साक्षात्कार में क्या होता है कि मतलब पहले से व्यक्ति को नहीं पता होता किसका साक्षात्कार लेना है, और हम उसका साक्षात्कार लेते हैं और उसके बारे में हम स्वतंत्र होते हैं कि हमें उससे कौन से प्रश्न करने हैं और किस दायरे तक करने हैं, ठीक है। तो इसका दायरा कैसा होता है, विस्तृत होता है। तो ये हमारे दो साक्षात्कार हो गए। तीसरा हमारा साक्षात्कार जो आ जाता है वो है अर्ध संरचित साक्षात्कार। अर्ध संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत क्या आ जाता है, इसमें संरचित तथा अर्ध संरचित असंरचित दोनों रूपों को मिला दिया जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ों को निश्चित कर लिया जाता है, कुछ चीज़ें अनिश्चित रखी जाती हैं जिस तरीके से उनको उस साक्षात्कार को लेना होता है, ठीक है। अगली हमारी जो व्यक्तित्व मापन की विधि आ जाती है व्यक्तिनिष्ठ विधि के वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत, उसमें आ जाती है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के अंतर्गत इसमें मूल्यांकन करता विषय से व्यक्तित्व के संबंध में प्रश्न पूछता है, ठीक है। प्रश्नावली विधि में क्या आ जाता है कि इसमें मूल्यांकन करता विषय से व्यक्तित्व के संबंध में प्रश्न पूछता है तथा विषय उसका उत्तर देता है, ठीक है। इसमें मतलब जो व्यक्तित्व के विषय में कुछ प्रश्न बनाता है और उन प्रश्नों को विषय से पूछता है और विषय उस विषय के बारे में अपना उत्तर देता है, ठीक है। तो प्रश्नावली भी 3 प्रकार की होती है। प्रश्नावली कौन कौन सी, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली के अंतर्गत क्या आ जाता है, इसमें प्रश्नों का उत्तर केवल हाँ या नहीं में दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, अब उसके जो आपको आंसर देना है उसमें हाँ या नहीं में देना है, अपना कुछ व्यक्तिगत राय आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद खुली प्रश्नावली, इसमें क्या होता है, प्रश्नों का उत्तर आत्मनिष्ठ रूप से दिया जाता है। आप प्रश्न को अपने अनुसार लिख सकते हो, बता सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप भारत कैसे आज़ाद हुआ, तो भारत कैसे आज़ाद हुआ इसके बारे में आप किसी के बारे में, जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते हो या भगत सिंह के बारे में, जैसे आपको जिसके योगदान ज़्यादा लगता है, जिस तरीके से लगता है आप उसे अपने तरीके से आत्मनिष्ठ तरीके से लिख सकते हो, उसको प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आती है मिश्रित प्रश्नावली। इसमें बंद व खुले दोनों प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। कुछ प्रश्न हाँ और नहीं में दिए जाते हैं और कुछ प्रश्न अपने तरीके से लिखने को दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली विधि, वस्तुनिष्ठ विधियों में हमारी अगली विधि होगी प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के 3 प्रकार, बंद, खुली और मिश्रित। अगली जो हमारी वस्तुनिष्ठ विधि है उसमें आ जाती है परसूची विधि, ठीक है। परसूची विधि के अंतर्गत क्या है, परसूची विधि में विषय के समक्ष विषय वस्तु के संबंध में 10 प्रश्नों की एक सूची प्रस्तुत की जाती है तथा बालक प्रश्नों का उत्तर देता है, ठीक है। परसूची विधि में क्या होता है कि 10 प्रश्नों की एक सूची प्रस्तुत की जाती है और जो बालक है जिसका हम जिसके व्यक्तित्व का हम मापन कर रहे हैं उसको 10 प्रश्नों की एक सूची दी जाएगी और जो बालक है उस प्रश्नों का उत्तर देगा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की होती है, परसूची ए और परसूची बी। तो परसूची ए में क्या होता है, हम उससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मतलब मैं होता तो ये काम करता, तुम होते तो कैसा काम करते, ठीक है। परसूची विधि में तुम करके प्रश्न करे जाते हैं, इसमें मैं करके प्रश्न करे जाते हैं परसूची ए में। अब प्रश्नावली विधियां और परसूची विधियां ये आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों तरीके की होती हैं, ठीक है। ये हमारा नोट है कि अगर प्रश्नावली विधियां परसूची जो विधियां हैं वो हमारी आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों तरीके की होती हैं। अगली हमारी जो वस्तुनिष्ठ विधि है उसमें आ जाती है रेटिंग स्केल, ठीक है। कौन सी आ जाती है, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं डिटेल में कि इस विधि में बालक के समक्ष एक कथन प्रस्तुत किया जाता है तथा कथन के संबंध में संभावनाओं आधारित विकल्प किए जाते हैं, ठीक है। बालक द्वारा चुने गए अंक भार को जोड़ा जाता है तथा प्राप्त योग के आधार पर बालक को रेटिंग निकाली जाती है, ठीक है। इसमें बालक की क्या रेटिंग दी जाती है, कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं संभावनाओं आधारित और उस पर बालक अपना विकल्प दिए जाते हैं कुछ, और विकल्प के अनुसार उस बालक का अंक भार जोड़कर उसको रेटिंग दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से रेटिंग स्केल मेथड है जो व्यक्तित्व मापन की एक विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि। अगली हमारी जो विधि आ जाती है व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि, उसके अंतर्गत आ जाती है समाज मिति विधि, ठीक है। समाज मिति विधि, तो समाज मिति जो विधि है इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, J.L. मोरेनो, ठीक है। समाज मिति विधि किसने दी है, J.L. मोरेनो ने। इस विधि के विषय में संबंधित सामाजिक स्रोतों से सूचना प्राप्त की जाती है
तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो समाज से सूचना लेकर हम किसी व्यक्ति के विषय में उसके व्यक्तित्व का मापन करते हैं। ठीक है, समाज के लोगों के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका तरीका कैसा है। तो इस तरीके से हम उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन करते हैं। ठीक है, तो समाज मित्र विधि किसने दी है? जे.एल. मोरेनो ने। अब इसमें क्या होता है, एक दोष है, इसमें सामाजिक स्रोत की आत्मनिष्ठता मूल्यांकन को प्रभावित कर सकती है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछने जा रहे हैं और उस व्यक्ति से अच्छा संबंध है। ठीक है, तो उसकी वह बुराई तो करेगा नहीं, अच्छाइयाँ ही बताएगा, तो ये मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, समाज मित्र विधि किसने दी है? जे.एल. मोरेनो ने। अगली जो हमारी विधियां हैं, प्रक्षेपी विधियां। ठीक है, प्रक्षेपी विधियों के बारे में हम जानेंगे। प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी? इंक ब्लॉक टेस्ट, टीएटी, सीएटी, डब्ल्यूएटी और एससीटी, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो प्रक्षेपी विधियों में मतलब प्रक्षेपी का मतलब क्या हो गया? अंदर अचेतन की अनुभूतियों को बाहर फेंकना, प्रक्षेप। ठीक है, अंदर यानी अंदर की जो अनुभूतियां हैं उनको बाहर निकालना, बाहर फेंकना। तो इसके अंतर्गत जो पहली हमारी जो टेस्ट आ जाता है वो है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण यानी इंक ब्लॉक टेस्ट, इसको बोलते हैं आईबीटी। ठीक है, शॉर्ट में। इसका प्रतिपादक जो इसके हैं हरमन रोरसा, इन्होंने 1921 में इस परीक्षण का निर्माण किया और ये स्विट्जरलैंड से थे। ठीक है, तो इनके कार्डों की संख्या कितनी है? 10। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है? 10। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 है। इसमें 5 कार्ड काले व सफेद, 3 कार्ड विभिन्न रंग के, रंग बिरंगे, और उसके बाद 2 कार्ड लाल और काले होते हैं। ठीक है, तो 5 कार्ड कैसे? लाल व सफेद, 3 कार्ड विभिन्न रंग के और 2 कार्ड लाल और काले। ठीक है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 होती है। अब इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। इसमें क्या होता है? मूल्यांकन करता, इसमें आप समझ गए कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10। ठीक है, इसमें क्या देखिए, मूल्यांकन करता विषय के समक्ष मतलब एक एक करके 10 कार्ड प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो मूल्यांकन करता है वो जिस विषय का वह मूल्यांकन करना चाह रहा है, व्यक्तित्व का मापन करना चाह रहा है, उसके समक्ष 10 कार्ड प्रस्तुत करता है तथा विषय कार्ड पर बने अस्पष्ट धब्बाकृति के बारे में अपने अचेतन मन की अनुभूतियों को बताता है। उस पर क्या होता है? जो धब्बे बने होते हैं अस्पष्ट बने होते हैं, सही से समझ में नहीं आता, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है। ठीक है, जैसे कभी कभी बादल होते हैं ऊपर, तो हम लोग शाम को जैसे निकले देखते हैं किस तरीके के बादल, यहाँ पे देखिए अब ये दिख रहा है, अब इस तरह की आकृति दिख रही है, तो यही इसमें होता है। इसमें अस्पष्ट धब्बे होते हैं और उसको लोग अपने अनुसार, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। ठीक है, अचेतन मन में जो उसके होता है उस तरीके को वह बताता है। ठीक है, इससे जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं उसको मानक कहानी से मिलाया जाता है और विषय का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इससे जो प्राप्त सूचनाएं हैं उसको मानक कहानी से मिलाया जाता है और विषय का मतलब मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, उसके जो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर। तो ये हो गई है हमारी रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें कार्ड संख्या 10, 5 कार्ड काले व सफेद और 3 कार्ड रंग बिरंगे और 2 कार्ड लाल और काले। ठीक है, अगला हमारा जो टेस्ट आ जाता है प्रक्षेपी विधियों में वो है टीएटी। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक हैं मार्गन व मरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? मार्गन व मरे। 1935 ईस्वी में मार्गन तथा 1938 में मरे के द्वारा इसे बताया गया। ठीक है, इन्होंने कहाँ पे किया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। इसमें टीएटी में कार्डों की संख्या कितनी होती है? 30 और 1 यानी 31। ठीक है, इसमें 30 कार्डों की संख्या बताई गई है और एक होता है सामग्री कार्ड। ठीक है, उपयोगी कार्डों की संख्या कितनी होती है? 20। उपयोगी कार्ड इसमें 20 होते हैं। अब कैसे? जैसे 10 कार्ड मेल और फीमेल के लिए, 10 कार्ड, इसमें से 10 कार्ड जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, 10 कार्ड सिर्फ मेल के लिए, 10 कार्ड सिर्फ फीमेल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो उपयोगी कार्ड होते हैं वो 20 होते हैं, क्योंकि 10 कार्ड जो मेल और फीमेल के लिए वो दिए जाते हैं। इसके बाद अगर मेल का व्यक्तित्व मापन किया जा रहा है तो 10 कार्ड दिए जाएंगे, अगर फीमेल का किया जाता है फीमेल वाले 10 कार्ड दिए जाएंगे। तो इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? 30 और एक होता है सामग्री कार्ड। ठीक है, यह है टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और इसके प्रतिपादक हैं मार्गन एवं मरे। इसमें अगला आ जाता है 15 कार्ड पर, मतलब ये 15 कार्ड इन्होंने बनाए हैं
बच्चों के लिए, मतलब बॉयज और गर्ल के लिए, 3 से 13 साल के वर्ष के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद 15 कार्ड होते हैं मेल और फीमेल 14 साल के ऊपर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, 16 नंबर का जो कार्ड होता है वो खाली होता है, जिसे बालक को अपनी कल्पना के आधार पर भरना होता है। इसमें कार्डों की संख्या होती है, उसमें 16 नंबर का जो कार्ड होता है वो खाली होता है, जिसमें बालक को अपनी कल्पना के आधार पर स्वयं भरना होता है, ठीक है। कौन से में, टीएटी परीक्षण में, ठीक है। अब इसमें डिटेल में हम समझ लेते हैं कि इस विधि में क्या किया जाता है। तो इस विधि में बालक के समक्ष कुछ प्रसंग आधारित कार्ड प्रस्तुत किए जाते हैं, जिस पर कुछ अस्पष्ट रेखांकित चित्र दिए जाते हैं, ठीक है। चित्र कैसे होते हैं, अस्पष्ट। बालक उन चित्रों को देखकर अपने अंतर्बोध का प्रयोग करते हुए प्रसंग के संबंध में अपनी आंतरिक अनुभूतियों को प्रकट करता है, ठीक है। उन जो चित्र दिए जाते हैं उनको देखकर वह अपने अनुभूतियों को लिखता है या प्रकट करता है, ठीक है। तो इन अनुभूतियों को, वह आंतरिक अनुभूतियों को लिखता है, इसलिए इनको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, ठीक है। कुछ अस्पष्ट रेखांकित चित्र दिए जाते हैं, जिसके द्वारा वह अपने अंतर्बोध का प्रयोग करके आंतरिक अनुभूतियों को प्रकट करता है, ठीक है। टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, 30। अगला जो हमारा प्रक्षेपी विधि है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि, उसके अंतर्गत आ जाता है सीएटी, ठीक है, बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण के जो प्रतिपादक है लियोपोल्ड बैलक है, ठीक है। बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, लियोपोल्ड बैलक। कार्ड संख्या इसमें 10 होती है। कार्ड संख्या इसमें कितनी होती है, 10। आप अच्छे से याद कर लीजिए, अगर आप अच्छे से देखते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। इसमें एक एक चीज बढ़िया से आपको बताई गई है। अब सीएटी का कौन है अंतर्बोध, बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैलक, और कार्ड संख्या इसमें है 10, ठीक है। कार्ड पर प्रकृति आधारित चित्र होते हैं। कार्ड पर कैसे चित्र होते हैं, प्रकृति आधारित चित्र होते हैं, क्योंकि ये बालकों के लिए है, ठीक है, बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो क्योंकि बालक प्राकृतिक वस्तुओं में रुचि लेता है, यानी 3 से 10 वर्ष के बालक के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण है वो 3 से 10 वर्ष के बालक के लिए उपयोगी है, और इनमें जो प्राकृतिक वस्तुओं, मतलब प्रकृति आधारित चित्र दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो प्रकृति की वस्तुओं में रुचि लेते हैं, ठीक है। बाद में इसको सीएटी को क्या, सीएटी एच जोड़ दिया गया, इसमें मानव का किया गया, उसके बाद वृद्ध व्यक्तियों के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। पहले मानवों के लिए, उसके बाद मानव मतलब वृद्ध व्यक्तियों के लिए बनाया गया, और सीएटी होता है बालकों के लिए, 3 से 10 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। और परीक्षण की जो संपूर्ण प्रणाली होती है वो टीएटी की तरह होती है, जैसे टीएटी में हमने अभी आपको समझाया उसी तरीके से इसकी प्रणाली होती है। अब इसमें जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है, उमा चौधरी ने सीएटी का भारतीय बालकों के लिए भारतीयकरण किया। तो इसको भारतीयकरण किसने किया, उमा चौधरी ने किया है, ठीक है, भारतीय बालकों के लिए, ठीक है। अगला हमारा जो परीक्षण आ जाता है WAT, यानी शब्द सहचर्य परीक्षण, ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो शब्द सहचर्य परीक्षण, इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। 1879 में किया इन्होंने, जो इंग्लैंड के थे, और इसके मतलब WAT यानी शब्द सहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक है फ्रांसिस गाल्टन। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। इस विधि में विषय के समक्ष कुछ शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं, तथा विषय शब्दों को सुनते ही प्राथमिक रूप से जो उत्तर देता है उसको आधार मानकर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के समक्ष कुछ प्रश्न किए जाते हैं, और सुनकर तुरंत ही जो प्राथमिक रूप से जो उत्तर आता है उसी के आधार पर इसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। जैसे उसके सामने एक शब्द दिया गया, जैसे पैसा, तो उसने तुरंत क्या बोला, लालच, ठीक है। जैसे माँ, ममता, चाकू, काटना या मारना, उसके मुंह से क्या निकला, काटना निकला क्या मारना निकला। समाज, सुरक्षा निकला, या जो उसके मन में होगा वो ही उसी तरीके का वो उत्तर देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं, और इस तरीके के अगर आंसर निकलते हैं उसी के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं शब्द सहचर्य परीक्षण। अगला हमारा जो परीक्षण आ जाता है वो है SCT, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस वाक्य पूर्ति परीक्षण। प्रतिपादक इसके कौन है, पाइन व टेंडलर, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है, पाइन व टेंडलर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें विषय के समक्ष
विषय के समक्ष वाक्य को प्रस्तुत किया जाता है तथा वाक्य को अधूरा रखा जाता है तथा विषय अपने अचेतन मन के आधार पर पूरा करता है। ठीक है, तो इसमें वाक्य पूर्ति परीक्षण है, यहाँ से देखिए निकल रहा है वाक्य पूर्ति परीक्षण, मतलब किसी वाक्य को हमें जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन करना है उसके समक्ष हम कुछ वाक्य रखेंगे, उन वाक्यों को हम अधूरा छोड़ देते हैं और आगे का वाक्य वह व्यक्ति पूरा करता है, उसी के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का मापन कर लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो, अब यहाँ पे छोड़ दिया। अब लोग अपने व्यक्तित्व के हिसाब से बताएंगे कि अगर 5 करोड़ रुपए उसको मिल जाते हैं तो आगे वह क्या करेगा। जैसे कुछ कहेंगे हम गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, कुछ कहेंगे हम पढ़ाई करेंगे, कोई कहेगा हम विदेश जाएंगे। तो इसी तरीके से आंसर निकल कर आएंगे अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार। तो इसी को हम कहते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, तो आज हमने पढ़ी व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियों के अंतर्गत आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रतिक्षेपी विधियां। ठीक है, आत्मनिष्ठ विधियों में अंतर्दर्शन, आत्मगाथा, वस्तुनिष्ठ में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परसूची, रेटिंग स्केल, समाजमिति विधि, और हमारी प्रतिक्षेपी विधि में IVT, TAT, CAT, WAT और SCT। ठीक है, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।